गुड इवनिंग बच्चों, मैं शिवांशु सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल स्टडी विद शिव में। हमारे साथ आप अपनी एसएसटी की पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे थे, जिसमें हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे। बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ज्योग्राफी इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि ज्योग्राफी से आपके बोर्ड में ज़्यादा पैटर्न देखने को मिलता है, ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाकी इसके बाद फिर हिस्ट्री उठाएंगे, पर अभी जितना है उसको पढ़ लेते हैं, इस चैप्टर को खत्म कर लेते हैं। ज्योग्राफी के 1-2 लेक्चर और पढ़ेगा, फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर में अभी तक हमने कितना पढ़ा, फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है और आगे हमें क्या पढ़ना है, इसकी थोड़ी सी जानकारी भी ले लेते हैं यहीं से। तो जब ये चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर क्या होता है। जब चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको बताया कि ये भाई एग्रीकल्चर होता क्या है। तो मैंने बताया एग्रीकल्चर का मतलब बेसिकली मतलब वह एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। मैंने कहा वह प्राइमरी एक्टिविटी जिसमें आप फूड क्रॉप्स को ग्रोन करते हैं या फिर आप ऐसे रॉ मटेरियल्स को भी ग्रोन करते हैं जो आगे हमें फर्दर यूज में आते हैं। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर कहलाता है। तो एग्रीकल्चर क्या है, एक प्राइमरी एक्टिविटी है जिसमें बेसिकली फूड या फूड क्रॉप्स को हम ग्रोन करते हैं या फिर रॉ मटेरियल्स को भी ग्रोन करते हैं अपने फर्दर यूज के लिए। ठीक, एग्रीकल्चर में आगे बढ़े तो हमने कहा फार्मिंग बात आती है, और जब फार्मिंग की बात आती है तो मैंने कहा अगर भारत में बात करते हैं फार्मिंग की, तो भारत में फार्मिंग को 2 टाइप से डिवाइड कर दिया जाता है। एक होती है जिसे हम कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग, और दूसरी होती है आपकी कॉमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात करेंगे तो मैंने कहा ऐसी फार्मिंग जिसमें हम केवल अपने लिए या फिर थोड़ा बहुत अधिक उससे प्रोडक्टिविटी करके उसका प्रोडक्शन करते हैं किसी भी फूड क्रॉप्स का, तो वो सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंतर्गत आ जाता है। और कॉमर्शियल फार्मिंग में मैंने आपको बताया कि अगर कॉमर्शियल फार्मिंग की बात करते हैं तो यहां पर जो प्रोडक्शन होता है वह केवल किसके लिए होता है, तो केवल हमें सेल पर्पस से होता है, मतलब बेचने के पर्पस से होता है, हमारे पर्सनल यूज के पर्पस से नहीं होता है। सबसिस्टेंस फार्मिंग में आगे बढ़े तो मैंने कहा इसमें भी आपको 2 टाइप की फार्मिंग पढ़नी होती है। सबसिस्टेंस में एक होती है आपकी इंटेंसिव, एक होती है आपकी इंटेंसिव और दूसरी होती है आपकी सबसिस्टेंस फार्मिंग, और दूसरी होती है आपकी प्रिमिटिव। ठीक है, 2 टाइप की आपको फार्मिंग यहां से पढ़नी होती है। सबसिस्टेंस फार्मिंग, सबसिस्टेंस के अंतर्गत इंटेंसिव और प्रिमिटिव, और कॉमर्शियल सिंगल आपको पढ़ना होता है। अगर आप प्रिमिटिव की बात करते हैं, क्योंकि पहले मैंने आपको प्रिमिटिव पढ़ाया है, तो अगर आप प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात करते हैं, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग अगर आप इसकी बात करते हैं, तो मैंने कहा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंतर्गत जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मिंग आती है, अच्छा ये होता क्या है पहले ये भी जान लेते हैं। मैंने कहा जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है, इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, अपनी फैमिली को सस्टेन करने के लिए वो फार्मिंग करते हैं, मतलब बेचने के लिए फार्मिंग नहीं करते हैं, हम केवल अपनी फैमिली के लिए मतलब इतना प्रोडक्शन करते हैं कि हमारी फैमिली उसको यूज कर पाए, तो ऐसी फार्मिंग प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहलाती है। इसी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में मैंने कहा हम प्रिमिटिव टूल्स का यूज करते हैं, प्रिमिटिव टूल्स का यूज करते हैं फार्मिंग के लिए, जिसमें प्रिमिटिव टूल्स में मैंने बताया हाउ है, डो है, डिगिंग स्टिक्स है, इन सब का यूज करते हैं, डिगिंग स्टिक्स। उसके बाद मैंने कहा अगर प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात करेंगे तो यहां जो लेबर के रूप में यूज होते हैं वो फैमिली मेंबर्स ही होते हैं। मतलब कुल मिला के मैंने प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग इसलिए होती है कि थोड़ा सा अनाज हमें मिल जाए केवल हमारी फैमिली या हमें खाने के लिए, इसलिए प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है। 3 चीजें बताई कि अपनी फैमिली को सस्टेन करने के लिए इसमें प्रिमिटिव टूल्स का यूज करते हैं, प्रिमिटिव टूल्स हाउ डाउ और डिगिंग स्टिक्स होता है, और एज अ लेबर जो यूज होते हैं वो फैमिली मेंबर्स ही यूज होते हैं। क्या करते हैं इसमें, स्मॉल पैच ऑफ लैंड, ठीक है, एक छोटे से पैच ऑफ लैंड पे, स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे क्या करते हैं, हम फार्मिंग करते हैं और फिर उस लैंड्स को आगे बढ़ा देते हैं, या फिर आगे अगर यूज कर सकते हैं तो यूज करते हैं, नहीं तो फर्दर लैंड का हम उपयोग करते हैं। और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होती है फार्मिंग जिसको कहते हैं हम स्लैश एंड बर्न। ठीक है, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, या फिर इसी को आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब सीधे आते हैं स्लैश एंड बर्न या शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर। स्लैश एंड बर्न
या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि शिफ्टिंग का मतलब होता है हम एक जगह न रुककर बार बार शिफ्ट करते रहते हैं अपने फार्मिंग एरिया को, ठीक है। तो स्लैश एंड बर्न फार्मिंग या शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, तो स्मॉल पैच ऑफ लैंड पर, स्मॉल पैच ऑफ लैंड मतलब एक छोटे से क्षेत्र पर ही फार्मिंग होती है, जिसमें फार्मिंग बेसिकली किसके द्वारा होती है, तो इसमें हमेशा जो लैंड्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। मतलब लैंड्स कैसे चेंज हो रहे हैं कि हमने फार्मिंग की, ठीक है, इसमें क्या करते हैं एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड में जितने भी झाड़ी झंखाड़ियां होती हैं उनको काट कर फिर क्या करते हैं उसी पर फार्मिंग करते हैं। और ये तब तक फार्मिंग होती है जब तक सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है, सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। और जैसे ही सॉइल की फर्टिलिटी कम होने लगती है, यहाँ के जो लेबर्स होते हैं या फिर जो फार्मर्स होते हैं वो मूव ऑन कर जाते हैं नेक्स्ट पैच ऑफ लैंड से। सिंपल सी भाषा में क्या है, स्लैश का मतलब काटना, बर्न का मतलब जलाना, काट कर पहले उसको जला देते हैं, वहां पर फार्मिंग करते हैं और तब तक फार्मिंग करते हैं जब तक जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा, फर्टिलिटी कैसे पता चलती है, तो नाइट्रोजन, सॉइल्स में जो नाइट्रोजन पाई जाती है वही फर्टिलिटी को बताती है। तो सॉइल में जब तक फर्टिलिटी बनी रहेगी तब तक वहां पर हम खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं। जैसे ही फर्टिलिटी कम हो जाती है तो हम मूव ऑन कर जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं फिर से फर्टिलिटी को रिप्लेनिशेबल करने के लिए, दोबारा फर्टिलिटी को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, इतना आपका कंप्लीट हुआ। तो मैंने कहा इस स्लैश एंड बर्न फार्मिंग को अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग, भारत के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने कहा अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करेंगे, आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो आपके असम आ गया, मणिपुर आ गया, मणिपुर छोड़ दीजिए, असम आ गया, मेघालय आ गया, नागालैंड, ऐसे इलाकों में से झूमिंग के नाम से जाना जाता है। JHUMMING, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो झूमिंग के नाम से जाना जाता है। अदर इलाकों में पहुंचेंगे, अगर मणिपुर की बात करेंगे तो मणिपुर में इसे पामलाओ के नाम से जाना जाता है, मणिपुर में इसे पामलाओ के नाम से। और आगे बढ़ेंगे, बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ या अंडमान निकोबार की बात करेंगे तो इसे दीपा नाम से जाना जाता है। इसी तरह MP की बात करेंगे तो इसे बेवर या दहिया के नाम से जाना जाता है। तो इसी तरह मैंने आपको 11 ऐसे स्टेट्स बताए हैं भारत के जहां पर इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में आपका झूमिंग नाम से जाना जाएगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो इन सब के इलाकों में, जैसे राजस्थान की बात करेंगे तो वॉल्टर या वॉल्टर के नाम से जाना जाएगा। तो ये तो स्टेट्स हो गए जिसमें 11 स्टेट्स बताएं। फिर मैंने आपको 5 या 6 ऐसे इंटरनेशनल या फिर नेशनल या फिर आपको देश के नाम बताए हैं जहां पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे मैंने कहा अगर मैक्सिको की बात करते हैं तो मैक्सिको में इसे अलग नाम से जाना जाएगा। अगर आप रे की बात करते हैं तो रे इसे कहां पर जाना जाएगा, तो वियतनाम में इसे जाना जाएगा। मोनाको की बात, मैक्सिको में इसको कोनुको की बात करेंगे तो कोनुको को ब्राजील में कोनुको कहा जाता है। तो ऐसे अलग अलग नाम है जिसमें आपको 5 स्टेट्स बताए हैं, 5 कंट्रीज बताई हैं जहां पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये कंप्लीट हुआ। तो सीधे आए, हमने फिर दूसरे नंबर पे इंटेंसिव फार्मिंग पढ़ा। हमने कहा अगर इंटेंसिव फार्मिंग की बात करते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात करते हैं, तो मैंने कहा यहां पर जो प्रोडक्शन होता है वो हाई प्रोडक्शन के लिए हम काम करते हैं, पर ये भी सब्सिस्टेंस है, सेल के पर्पज से नहीं करते हैं, हाई प्रोडक्टिविटी के लिए काम करते हैं। इसमें हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉमर्शियल की बात करेंगे तो इसमें भी हम हाई प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, बट आपका सेल पर्पज के लिए यूज करते हैं, इसमें भी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ तो फिर हम सीधे आ गए क्रॉपिंग पैटर्न पर। क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया, मैंने कहा क्रॉपिंग पैटर्न की बात करेंगे इंडिया में तो इंडिया में आपके 3 तरह के क्रॉपिंग पैटर्न देखने को मिलते हैं। कौन कौन से क्रॉपिंग पैटर्न है, तो सबसे पहला आता है आपका रबी। रबी की बात करते हैं तो रबी में आपको दिमाग में रखना है कब इसको लगाया जाता है, कब काटा जाता है, ये सब चीजें। मैंने कहा रबी की बात करेंगे तो रबी की जो फसल है वो आपकी लगाई जाती है अक्टूबर से दिसंबर के बीच और हार्वेस्ट कर लिया जा रहा है आपका अप्रैल या जून के बीच। उसके बाद इसमें कौन कौन सी आती है, तो मैंने कहा वीट है, बार्ले है, मस्टर्ड है, आपका लिंसीड है, ये सब जो क्रॉप्स आती हैं ये सब रबी में आती हैं। दूसरे नंबर पे अगर खरीफ की बात करेंगे तो खरीफ की क्रॉप जो है कब लगाई जा रही है, तो ऑन सेट मानसून, जब भारत में मानसून आ रहा होता है उस समय इसको लगाया जाता है और सितंबर से दिसंबर के बीच, सितंबर अक्टूबर के बीच इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इसमें अगर क्रॉप्स की बात करेंगे खरीफ की क्रॉप में तो मैंने कहा इसमें आपकी पैडी आ रही है, इसी में आपकी मेज आ रही है, इसी में आपकी जूट, आपकी
जितनी भी दालें हैं, पल्सेस है, उड़द हो गई, मूंग हो गई, तूर हो गई, ये सब आपकी खरीफ में आती है। और अगर जायद की बात करें तो मैंने कहा जायद में आपकी जब रबी और खरीफ के बीच का जो समय होता है वहां पर जायद फसल को लगाया जाता है, इसी में कुकुम्बर वगैरह आते हैं हमारे। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न कंप्लीट हुआ तो हम आए सीधे मेजर क्रॉप्स इन इंडिया में, जिसमें सबसे पहले हमने क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, राइस के बारे में। राइस आपने कंप्लीट कर लिया, व्हीट आपने कंप्लीट कर लिया, मिलेट्स आपने कंप्लीट कर लिया। आज इसके आगे बढ़ना है। मैं तो इतना आपका रिवीजन था जो मैंने आपको पढ़ाया इस चैप्टर से, इसीलिए मैं कहता हूं कि पुरानी वीडियो जरूर देखिए अगली वीडियो देखने के लिए। ठीक, तो आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा। देखिए 10 मिनट तो मैं रिवीजन में लूंगा, ठीक, और 10-15 मिनट में आपका आगे जितना होगा पढ़ाऊंगा। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाना है, जितना आप पढ़ रहे हैं वो सब दिमाग में बैठता जाए, बस ये करना है। ठीक है, चलिए मिलेट्स के आगे बढ़ते हैं अब। ये मिलेट्स आपकी कंप्लीट हो गई थी। आज हम बात करेंगे मेज की। ठीक है, मेज आपकी एक इंपॉर्टेंट क्रॉप होती है, जिसमें कह रहे हैं इट इज अ क्रॉप विच इज यूज्ड फॉर फूड एंड फॉडर, मतलब खाने के लिए भी और चारे के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। मेज कौन सी क्रॉप है, तो सबसे पहले याद रखना है मेज किस सीजन की क्रॉप है, तो खरीफ की क्रॉप है। अब खरीफ की क्रॉप है तो आपको खरीफ से संबंधित चीजें दिमाग में होनी चाहिए कि खरीफ की क्रॉप कब लगाई जा रही, कब काटी जा रही, कौन कौन सी खरीफ की इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होती है और कहां कहां पर खरीफ की क्रॉप सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो कह रहा विच रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो खरीफ की क्रॉप कब लगाई जा रही है, तो जब मानसून आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें टेम्परेचर की आवश्यकता होगी और ये ओल्ड एल्यूवियल सॉइल में ज्यादा बेहतरीन दिखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, तो साउथ ईस्टर्न जो स्टेट्स होंगे, जैसे कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार जैसे इलाकों में भी मेज देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है, इनको आपको दिमाग में रखना है। ठीक, सबसे पहले राइस बताया, फिर व्हीट बताया, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके, फिर मिलेट्स बताया, फिर अब मेज के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी हम पूरी पढ़ा रहे हैं, आपको इंपॉर्टेंट भी बताते चल रहे हैं कि राइस और व्हीट इंपॉर्टेंट होती है, पूछ ली जाती है। ठीक, उसके आगे बढ़े तो एक नोट पॉइंट लिखा है कि बिहार के कुछ रीजन्स में, अगर बिहार की बात करते हैं तो ये ऑप्शन में आ सकता है कि किस स्टेट में जो मेज है वो रबी सीजन में भी उगाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन में आ सकता है, इसीलिए इसको दिमाग में रखिएगा। बिहार में जो मेज है वो आपका रबी के सीजन में भी उगाया जाता है। ठीक है, ये भी दिमाग में रखेंगे। अब पल्सेस की बात करेंगे, दालों की बात करेंगे हम। अब अगर पल्सेस की बात करते हैं तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है पल्सेस का, मतलब दालों का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कहां, सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, भारत में हो रहा है, और सबसे ज्यादा कंज्यूमर भी है। मतलब दाल सबसे ज्यादा खाई कहां जाती है, तो भारत में ही खाई जाती है, तो भारत में ही उगाई जाती है सबसे ज्यादा और भारत में ही खाई जाती है। अब मेजर जो पल्सेस आर ग्रोन इन, अब मैंने कहा जो बहुत ज्यादातर जो पल्सेस होती हैं वो किस में होती हैं, तो आपकी खरीफ में के अंतर्गत होती हैं, जैसे तूर हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, मसूर, पीज, ये पीज आपकी अलग चली जाएगी, रबी में ग्राम हो गया। ठीक है, तो ये सब पल्सेस हैं जो भारत में उगाई जाती हैं। पल्सेस लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इन ड्राई कंडीशन, मतलब कह रहे हैं कि पल्सेस के लिए ज्यादा लेस मॉइस्चर मतलब कम नमी की आवश्यकता होती है और ये ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाती हैं। तो पल्सेस से आपको दिमाग में पहली चीज ये रखना है कि पल्सेस इंडिया के बारे में बात करेंगे तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और लार्जेस्ट कंज्यूमर है, मतलब ज्यादा प्रोड्यूस भी करता है और ज्यादा खा भी रहा है। मेन जो पल्सेस हैं वो कौन कौन सी हैं, तो ये दिमाग में रखना है, टूर है जिसको हम अरहर कहते हैं, उड़द है, मूंग है, मसूर है, पीज है और ग्राम है। पल्सेस की बात करेंगे तो इसके लिए कम मॉइस्चर की आवश्यकता होती है, ड्राई कंडीशन में सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, ये तो आपका व्हीट का था, छोड़िए इसे। मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर एमपी, देखिए भारत में मध्य प्रदेश लार्जेस्ट पल्सेस प्रोड्यूसर्स के रूप में जाना जाता है, तो एमपी है, राजस्थान है, महाराष्ट्र, यूपी एंड कर्नाटका। एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी एंड कर्नाटका आर द मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स इन इंडिया ऑफ पल्सेस। ठीक है, पल्सेस के मेजर प्रोड्यूसर स्टेट है और सबसे ज्यादा पल्सेस कहां पर हो रही है, तो आपकी एमपी में हो रही है। फिर एक नोट पॉइंट देख लेते हैं, ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी दिमाग में रखिएगा, अरहर को छोड़कर, ठीक है, टूर या अरहर को छोड़कर हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। और जान लीजिए कि जो दालें होती हैं वो हवा से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, अरहर को छोड़कर,
ठीक है, अरहर को छोड़कर, केवल अरहर ने, अरहर को छोड़कर जितनी भी पल्सेस हैं सब करती हैं, ये केवल अरहर नहीं करती है। तो ये दिमाग में रखना है, ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। तो दालें जो होती हैं वो आपकी सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करती हैं, ठीक है। ये भी दिमाग में रखिएगा कि कौन भारत में सबसे ज्यादा कौन सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करता है, तो पल्सेस, बस खाली पल्सेस में एक छोड़ दीजिए, अरहर को छोड़कर जितनी भी पल्सेस हैं सब कहीं ना कहीं क्या करती हैं, नाइट्रोजन को बढ़ाने का काम करती हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, दिमाग में रखना है इस पॉइंट को, किसको छोड़कर, तो ये ऑप्शन में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अब फूड क्रॉप्स तो हो गई, अब मतलब फूड क्रॉप्स तो हो गई, अब ग्रेन्स देखते हैं और भी कौन कौन सी क्रॉप्स होती है, जिसमें एक आता है आपका शुगर केन, ठीक है, गन्ना, ठीक। अब आप जान रहे हैं भारत में गन्ना सबसे ज्यादा होता है, ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है, एटमॉस्फेयर गन्ने के लिए सबसे अच्छा होता है भारत में। तो कह रहे हैं इट इज अ ट्रॉपिकल एज वेस्ट ऑफ ट्रॉपिकल क्रॉप विच ग्रोन इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो मैंने आपको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल के बारे में बताया है, मैंने कहा क्या रेंज होती है, तो मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ठीक है, और फिर पुराने से याद करिए कि अर्थ के बीचों बीच आपकी एक लाइन जा रही है और अर्थ को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रही है, ये हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर। और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन, तो मैंने कहा 23.5 पर एक लाइन जा रही है, इधर भी 23.5 पर एक लाइन जा रही है, ठीक है। ये हो गई कर्क लाइन, ये हो गई आपको कर्क रेखा, ये हो गई मकर रेखा, ठीक है। अब जैसे अब दिमाग में रखिएगा, ये जो रीजन है ये आपका ट्रॉपिकल रीजन होता है और इसी के नीचे 66.5 पे जा रही है, जिसको सब ट्रॉपिकल रीजन्स की बात कहते हैं। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन आपको पता चल गया क्या होता है, ठीक है। एक आपकी ये हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, याद रखिएगा मैंने आपको ये पूरा बताया है, ये हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये हो गई 23.5 पे जो साउदर्न हेमिस्फीयर में है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो गई। भारत कहां पर है, तो भारत की स्थिति ये है आपकी, मतलब भारत किस में है, भारत आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, भारत का आधा पार्ट आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है और भारत का आधा पार्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है। मैंने आपको बताया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 स्टेट से होकर जा रही है, कौन कौन से, तो इधर से चालू करेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये ऐसे राज्य हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर जाती है। और ये ट्रॉपिकल रीजन शुगर केन के लिए, शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने क्या लिखा आपसे, मैंने कहा कि अगर शुगर केन की बात करते हैं, क्योंकि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, मतलब गर्म भी होना चाहिए और थोड़ी सी आर्द्रता भी होनी चाहिए क्लाइमेट में। इट रिक्वायर्स टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री टू 27 डिग्री विद एनुअल रेनफॉल 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। मतलब कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, तो शुगर केन के लिए अगर शुगर केन का प्रोडक्शन करना है तो वहां का टेम्परेचर जो क्लाइमेट होना चाहिए वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए और जो वहां पर एनुअल रेनफॉल होनी चाहिए वो 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राजील। तो शुगर केन में फर्स्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो फर्स्ट प्रोड्यूसर आपका ब्राजील है और दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे आपका इंडिया है शुगर केन के प्रोडक्शन में। उसके बाद क्या क्या मिलता है शुगर केन से हमें, क्योंकि डायरेक्ट आप गन्ना खाते हैं पर गन्ने से बहुत सारी चीजें बनती हैं, तो क्या क्या बन रहा है, तो इट इज अ मेन सोर्स ऑफ शुगर, चीनी बन रही है, जैगरी गुड़ बन रहा है, खांडसारी बन रहा है और सिरका बन रहा है, मोलसेस बन रहा है, विच प्रोड्यूस्ड इन यूपी। कहां कहां पाया जा रहा है, तो यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा। तो आप देख रहे हैं कि जो अब दिमाग में रखना है आपको, मैंने कहा कौन से रीजन पे, तो आपने ये बनाया अर्थ, ये बनाया आपने सबसे पहले आपकी जो बीच वाली लाइन, इसके बाद यहां पर मैंने कहा इंडिया है, इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अगल बगल के जितने भी इलाके हैं, जितने भी रीजन्स हैं, सब में शुगर केन आपका प्रोडक्शन के रूप में देखा जाता है। तो ये भी दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, जब शुगर केन कंप्लीट हुआ तो ऑयल सीड्स, मतलब हम ऑयल सीड्स का मतलब है हम तेल के बीजों की बात कर रहे हैं, तेल जो निकलता है वो बीजों से निकलता है। जैसे आपके बहुत सारे हैं, जैसे ग्राउंड नट होते हैं आप मूंगफली के तेल का उपयोग करते हैं, मस्टर्ड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, तो ये सब कहां से निकल रहा है, इनके बीजों का प्रोडक्शन कहां पर होता है। तो यही ऑयल सीड्स की अगर बात करेंगे तो इन 2018
इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड, बट आफ्टर 2018 इट वाज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना एंड कनाडा। ठीक है, तो चाइना और कनाडा पहले नंबर पर ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन कौन कर रहा है? तो सबसे ज्यादा ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन होता है चाइना में, बड़े फेक ऑयल सीड्स आते हैं यहां से। ठीक है, सेकंड पे बात करेंगे तो कनाडा, और ये कनाडा की स्पेलिंग गलत लिखी है, सेकंड की बात करेंगे तो कनाडा, और थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड लार्जेस्ट के रूप में जाना जा रहा है ऑयल सीड्स के लिए इंडिया आपका। उसके बाद डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन covering approximately 12% of the total cropped area of the country। अब ये भी दिमाग में रखना है, मान लीजिए कंट्री है, कंट्री का 100% है, तो 100% के कितने परसेंट पर ऑयल सीड हो रही है? तो 12% पार्ट पर जितना भी एग्रीकल्चर हो रहा है, जितने भी क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो रहा है, उसके टोटल में से 12% पार्ट्स पर आपका भारत में ऑयल सीड्स होती है। और ये ऑयल सीड्स की अगर बात करेंगे ग्राउंड नट की, तो सबसे ज्यादा भारत में गुजरात में होता है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन इंडिया आर ग्राउंड नट्स। मेन ऑयल सीड्स कौन सी होती है? ग्राउंड नट होता है, मस्टर्ड होता है, कोकोनट होता है, सीसम तिल का तेल होता है, सोयाबीन होता है, कैस्टर सीड होता है, कॉटन सीड होता है, लिन सीड होता है, सनफ्लावर होता है। तो ये सब आपके ऑयल सीड्स हैं। कुकिंग एंड सम रॉ मटेरियल जिसमें खाने बनाने में इनका उपयोग होता है। तो नाम याद रखना है कौन कौन से, ग्राउंड नट है, मस्टर्ड है, कोकोनट है, सीसमम, सोयाबीन, कैस्टर सीड, कॉटन सीड भी देखने को मिलता है, लिन सीड, सनफ्लावर आप जानते हैं इसका तेल मिलता है आपको। तो इनसे ये बेसिकली ऑयल बनाने का काम करते हैं या फिर रॉ मटेरियल का काम करते हैं। इसके बाद जो मैंने आपको भी बताया, गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में ग्राउंड नट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस स्टेट में होता है? तो भारत में सबसे ज्यादा ग्राउंड नट का प्रोडक्शन कहां पर होता है? तो गुजरात में होता है, फॉलोड बाय राजस्थान एंड तमिलनाडु। तो दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। ठीक है, कैस्टर सीड इन ग्रोन इन बोथ रबी एंड, अब ये भी कौन सा ऑयल सीड है जो रबी और खरीफ दोनों की क्रॉप में, मतलब दोनों के समय उगाया जाता है? तो कैस्टर सीड है जो दोनों के समय उगाया जाता है, रबी और खरीफ की क्रॉप दोनों समय कैस्टर सीड्स को हम ग्रोन कर सकते हैं। ये भी आपको दिमाग में रखना है। तो इतना आपका कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे चाय की। ठीक है, ये क्या है? ये सब फूड क्रॉप्स नहीं है। ठीक है, ये सब ग्रेन्स है, हमारे अनाज है, चाय की पत्तियां निकलती हैं, बागान बनते हैं, प्लांटेशन होता है चाय का। ठीक है, तो कह रहे टी कल्टीवेशन इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो टी क्या है, किसका एग्जांपल है? तो प्लांटेशन, बागान, प्लांटेशन को कहते हैं बागान। भैया बाग में होता है प्लांट, देख नहीं हो, टी होता है एकदम बाग की तरह होता है, सजा रहता है। ठीक है, तो प्लांटेशन जो होता है, ये प्लांटेशन कल्टीवेशन क्या, कल्टीवेशन एग्रीकल्चर के रूप में आती है आपकी टी का कल्टीवेशन, विच इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाई ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर्स के द्वारा सबसे पहले चाय को प्रोड्यूस किया गया था। तो जान लीजिए भारत में चाय की खेती का प्रारंभ सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। और भारत में अंग्रेजों के आने और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रुकने का कारण केवल टी प्रोडक्शन पहले था। बाद में तो इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिए, पर मेन कारण यही था, मेन व्यापार का कारण यही था टी प्रोडक्शन, क्योंकि भारत में वैसा क्लाइमेट मिल रहा है जहां पर चाय को उगाया जा सकता है। तो टी कल्टीवेशन इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर विच इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था। उसके बाद अब कैसे, यहाँ पर क्या जरूरत होती है टी के प्लांटेशन के लिए? तो ट्री रिक्वायर्स वार्म एंड मॉइस्चर फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। मतलब कह रहा है गर्म भी होना चाहिए और नमी नहीं होनी चाहिए। अगर नमी होगी तो बीज पनप नहीं पाते हैं चाय के। तो वार्म कैसा क्लाइमेट चाहिए? तो वार्म होना चाहिए और मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। मॉइस्चर फ्री का मतलब है नमी नहीं होनी चाहिए। तो वार्म और मॉइस्चर फ्री क्लाइमेट चाहिए पूरे साल भर। इट इज अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। मैंने कहा इंटेंसिव फार्मिंग के अंतर्गत आ रहा है, इसको इंटेंसिव फार्मिंग भी कहते हैं, कॉमर्शियल फार्मिंग भी कहते हैं, विच रिक्वायर्स स्किल्ड लेबर फॉर अ प्रोडक्शन। और मैं आपको बता दूं, चाय जब आपको याद हो, जब आप नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे थे तो वहां पर प्लांटेशन, स्वराज इन प्लांटेशन एक टॉपिक था। प्लांटेशन का मतलब है चाय बागानों में भी स्वराज के बारे में बात हो रही थी, जिसमें एक एक्ट आया था जिसका नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। और ये जब इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट आया था, जिसके तहत क्या हुआ कि वहां पर रहने वाले लोगों को वहां से जाने की अनुमति ही नहीं थी। सालों साल पूरा जीवन चाय के बागानों में बिताना पड़ता था उन्हें। तो इसीलिए ये क्यों होता था? क्योंकि चाय की पत्तियों को तोड़ना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है टी प्लांटेशन के लिए। तो टी प्लांटेशन की बात करेंगे तो भारत में ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था।
जिसके लिए वार्म और मॉइस्चर फ्री टेम्परेचर चाहिए होता है और स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है। मैंने कहा मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर असम। अब आसाम आप देख रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट में आसाम में सबसे ज्यादा चाय होती है, दार्जिलिंग की हिल्स में एंड जलपाईगुड़ी। तो याद रखना हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी में सबसे ज्यादा चाय होती है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में तमिलनाडु और केरला, यहां पर भी चाय देखने को मिलती है। और इन 2080 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। ठीक है, 2080 तक चाय का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के रूप में जाना जाता था। तो ये चाय कंप्लीट हो गया आपका। अब चाय हो गया है तो कॉफी भी देख लेते हैं लगे हाथ। तो यहां से एक क्वेश्चन आता है कि कॉफी जो थी, ये कॉफी भारत में किसके द्वारा लाई गई थी? तो यमन में सबसे पहले, यमन के द्वारा, यमन देश के द्वारा लाई गई थी। अभी देखते हैं कहीं लिखा होगा। पहला पॉइंट लिखा है इंडियाज कॉफी इज नोन एज द वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी कॉफी। मतलब पूरे विश्व की सबसे बेस्ट क्वालिटी की कॉफी कहां पर होती है? तो भारत में होती है। द अरेबिका वैरायटी वाज ब्रॉट फ्रॉम यमन। मैंने कहा अरेबिका, कॉफी की जो अरेबिका वैरायटी है वो भारत में कहां से लाई गई थी? तो भारत में यमन से लाई गई थी और यहां पर इसका प्रोडक्शन अब कहां कहां पर ये होती है? तो कर्नाटक की बाबा बूदन हिल्स। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि निम्नलिखित में से आपको लिखा जाता है ऑन द फॉलोइंग्स व्हिच स्टेट्स व्हिच हिल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द कॉफी प्रोडक्शन। तो कॉफी प्रोडक्शन के लिए बाबा बूदन हिल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चाय प्रोडक्शन के लिए मैंने बताया था दार्जिलिंग, हिल ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी इंपॉर्टेंट होती है आसाम की। और कॉफी के लिए बाबा बूदन हिल्स कर्नाटक एंड नीलगिरी हिल्स कर्नाटक, यहां पर सबसे ज्यादा देखते हैं कॉफी होती है। केरल और तमिलनाडु के एरियाज में भी कॉफी का प्रोडक्शन होता है। तो यहां से 2-3 पॉइंट कि भारत बेस्ट क्वालिटी कॉफी देता है और कॉफी की एक ब्रांड है अरेबिका, और अरेबिका को भारत में कहां से लाया गया था? तो यमन से लाया गया था। यह भी दिमाग में आपको रखना है। कॉफी कहां पर हो रही है? तो कॉफी का कल्टीवेशन जो हो रहा है वो बाबा बूदन हिल्स नाम है इसका, मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। बाबा बूदन हिल्स कहां पर है? ये तो बाबा बूदन हिल्स आपकी कर्नाटक में है यहां पर। और नीलगिरी हिल्स, ठीक है, नीलगिरी हिल्स भी आपकी कर्नाटक में है। यहां पर कॉफी का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, पहाड़ी एरियाज में कॉफी का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि देखते हैं आप कॉफी के प्रोडक्शन में आपको लेडर टाइप के कल्टीवेशन देखने को मिलता है, सीढ़ी नुमा कल्टीवेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी बस इतना ही, आज कॉफी तक रखते हैं। चाय कॉफी आपने बना ली। अब कल हम बात करेंगे हमारे फ्रूट्स की, ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की, कि हमारे यहाँ फ्रूट्स की क्रॉप्स कैसे होती है। ठीक है, तो बस आज इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए, गुड नाइट।